नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री और डीएनए में आपका स्वागत है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि हमने वर्ष 1990 में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सांप्रदायिक नरसंहार कभी माना ही नहीं और ना ही कश्मीरी पंडितों को कभी पीड़ित माना। और यही कारण है कि उस हत्याकांड के 32 साल बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कश्मीर में अपना घर तलाश रहे हैं और वो अपने घर तो लौटना चाहते हैं, लेकिन वहां लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारे देश में इससे पहले जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए उन पर फिल्में भी बनी, किताबें भी लिखी गईं और इन दंगों को चुनावी मुद्दे भी बनाए गए। लेकिन ना जाने क्यों कश्मीरी हिंदुओं का ना तो कभी मुद्दा बना, ना बड़ी स्क्रीन तक उनका दर्द पहुंचा और ना ही कभी उनकी पीड़ा चुनाव में मुद्दा बन के उभरी। यह नरसंहार हिंदुओं का हुआ था, इसलिए हमारे देश के लोगों ने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स और आज इसकी सक्सेस एक पूरे विश्व में मिसाल बन के केस स्टडी बन रही है, जिसमें आप देख पाएंगे कि बॉलीवुड का पूरा सिस्टम, हमारे देश के फिल्म क्रिटिक्स और विपक्षी दल इस फिल्म को सिनेमा ना मान कुछ और मान रहे हैं। लेकिन भारत की जनता जो पैसे देकर टिकट खरीद रही है वो इस फिल्म को देखने के बाद घंटों घंटों रो रही है और ये फिल्म पूरे भारत के लोगों को एक तार में जोड़ने का काम कर रही है, जो काम बाकी राजनीति भी नहीं कर पाई। आइए मैं आपको मिलवाता हूं इस फिल्म की जान, इस फिल्म के अभिनेता, 2 बार जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, हजारों उनने सब्जेक्ट्स पे काम किया है, ऐसा कोई अवार्ड नहीं जो उनको नहीं मिला हो। एक ग्लोबल आर्टिस्ट बनके जो उभरे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे दिल के बहुत करीब इस फिल्म की सोल पद्म भूषण श्री अनुपम खेर जी। थैंक यू विवेक। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज डीएनए में। जी धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आज डीएनए की ओपनिंग आप कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से आपने ओपनिंग की है। और आप मुझसे सवाल पूछिए। मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन उनको बुला लें जो नहीं, जिस तरह से ये कहानी सुनाने में इतनी देर हो गई, उसी तरह से आज हमारे जो इसके असली अभिनेता हैं उनको आने में देर नहीं होगी। मैं अब आपको मिलवाता हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लगातार अपने इस प्रोग्राम डीएनए में, अपनी चैनल में हमेशा जिंदा रखा और कश्मीरी हिंदुओं को एक आशा की किरण दिखाते रहे। जैसा कि एक डायलॉग खेर साहब आपने बोला है फिल्म के अंदर, इम्पॉसिबल टेक्स टाइम बट यू मस्ट कीप होप। एब्सोल्युटली। तो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं श्री सुधीर चौधरी जी को। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत डीएनए में स्वागत है आज। थैंक यू विवेक, थैंक यू अनुपम जी। जी। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने डीएनए को एक नए तरीके से शुरू किया और आज आप ऐसा समझ लीजिए कि विवेक जी और अनुपम जी शानदार कलाकारों को आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और एक ये यूनिक तरीका है कि आज हमने ये मंच उनको दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि जी जो है, हम और आप कश्मीरी हिंदुओं के इस मुद्दे से अपने आप को कितना जोड़कर देखते हैं। तो बातचीत हम शुरू करते हैं। विवेक, आपने फिल्म बनाई, बड़ा रिस्की सब्जेक्ट था क्योंकि इस सब्जेक्ट को कभी किसी ने टच नहीं किया, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि ये फिल्म षड्यंत्रों का शिकार हो रही है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। फिल्म की कहानी क्या है तो लोगों को अब तक पता चल चुका है क्योंकि फिल्म लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र के बारे में आप बताइए, क्या षड्यंत्र हो रहे हैं इस फिल्म को लेकर अभी तक? नहीं, अब षड्यंत्र तो देखिए, आई हैड साइंड अप फॉर दिस। जब हमने शुरू की थी हमको ये पता था कि हम ओखली में सर डाल रहे हैं, तो इसलिए उस मूसर से क्या डरना जो हमारे यहाँ कहते हैं। षड्यंत्र से ज्यादा अफसोस की बात यह है कि लोग नंबरों में बांट रहे हैं इस पीड़ा को। कोई पहले कह रहा था कि नहीं भाई 4000 लोगों का कत्ल नहीं हुआ, ये तो 1500 का हुआ। उसके बाद वो नंबर घटा के ले आया, नहीं 219 का हुआ, और आज कोई कह रहा है कि सिर्फ 88 लोगों का हुआ। मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं, एक भी आदमी का एक स्वतंत्र राष्ट्र में अगर जाति या पंथ किसी चीज को लेकर मर्डर होता है, उसका जो डिनायल है वो सबसे बड़ा पाप है। और जो पाप कलेक्टिवली हम लोगों ने किया है कि हमने इस जेनोसाइड को डिनाई किया है। अनुपम जी, एक अच्छा कलाकार उसको माना जाता है जो वो नहीं है और वो भूमिका वो पर्दे पर करे, जैसे आपने 1984 में अपनी पहली फिल्म सारांश में किया था। आप 29 साल के थे लेकिन एक बूढ़े की भूमिका आपने की थी। जी। लेकिन इस फिल्म में आप जो हैं वही भूमिका आप कर रहे हैं।
और ये मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास होगी ये फिल्म और ये भूमिका। मेरे लिए जब मैं सारांश कर रहा था, मेरे ज़िंदगी और मौत का सवाल था, क्योंकि मैं अगर उस फिल्म में कामयाब नहीं होता तो फिर मैं सड़कों पर आ जाता, फिर मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता। तो मैंने अपना पूरा स्ट्रगल जो था, पूरी अपनी जो ह्यूमिलिएशन थी, जो लैक ऑफ डिग्निटी जो मुझे मिलती थी, उसको मैंने उस रोल में डाल के इस्तेमाल की थी। मगर 522 फिल्में करने के बाद जब कश्मीर फाइल मेरे पास आई, विवेक जी लेकर आए, तो शायद मैं उस उम्र का हूँ जिस उम्र का मैं रोल कर रहा हूँ, मगर जो उसका दर्द है वो 32 साल से लेकर घूम रहा हूँ। और जो उसका रिप्रेजेंटेशन था, सारांश में मैं गलत हो सकता था, मगर इसमें मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सर पर उन 5 लाख लोगों का भार था जिनका पलायन हुआ था, जिनका जेनोसाइड हुआ था, जिनको छोड़ के जाना पड़ा था। मेरे कैरेक्टर का नाम पुष्करनाथ है, जो मेरे पिताजी का नाम था। विवेक ने उस नाम को डिसाइड किया था। तो मेरे पिताजी के प्रति जो मेरा प्यार था या जो उनकी तकलीफ थी, उसको भी दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात सही है कि शायद मैं आज उस उम्र में हूँ, मगर मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। नॉट दैट मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कितना डिफ़िकल्ट किया, पर इसका कोई भी पल बनावटी नहीं हो सकता था। इसका दर्द, इसकी तकलीफ एक्टिंग से नहीं, मेरी सोल से, मेरे आत्मा से और मेरे दिल से निकल कर आनी थी। और इसीलिए हर शो में और हर शॉट में, शॉट के बाद, शॉट के दौरान, हाँ, मैं बहुत रोता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मैं तो खाना वाना खाऊंगा, इसके बाद ब्रेक में फिर होटल जाऊंगा, फिर मैं नहाऊंगा, फिर नेक्स्ट डे शूटिंग पे आऊंगा, गाड़ी लेने आएगी। मगर जिन लोगों के साथ ये असली हुआ था, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। एंड दैट वाज वेरी ट्रेजिक। तो इस हिसाब से मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल रोल रहा है। या हम कह सकते हैं कि पहली बार आपने एक्टिंग नहीं की? पहली बार एक्टिंग नहीं की, हाँ, ये आप बोल सकते हैं। जी, जिया है, मगर उसको आजकल जिया है, अब मैंने बड़ा इसमें महसूस किया। उसके भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो चुके हैं, बट इसका रिजल्ट जो आया है, लोगों ने जो महसूस किया है, लोगों ने जो दिखाया, आई थिंक विवेक ने इतनी खूबसूरती से ये लिखा है। खूबसूरती मतलब इतना दर्द, इतने तकलीफ, क्योंकि इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया था, कि वो सच, मुझे सिर्फ सच को रिप्रेजेंट करना था, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्टिंग में झूठ होता है। आप जो करना है, पर सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच कह सके, जो दूसरा सच सुन सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा विवेक, वीडियोस में लोग आ रहे हैं, आपको गले लगा के रो रहे हैं, और मतलब ऐसा पहले कभी हमने देखा नहीं कि किसी फिल्म को देख के फिल्म निर्देशक के गले लग के लोग रोने लगे। यानी रोने को तो मैं समझता हूँ, जब 70-80 साल की मेरी माँ जैसी, मेरी दादी जैसी औरतें मेरे पाँव छूने लगती हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सुधीर, मुझे लगता है धरती फट जाए, मैं समा जाऊँ। ये पीड़ा, मतलब हमने एक 80 साल की महिला को इतना विवश कर दिया एक आज़ाद भारत में, कि उसको एक फिल्म मेकर के पाँव पे गिर के रोना पड़ रहा है। यानी मैंने कहा था, आपका शो, मैं एक भारत की बात में गांव जा रहा था, मैंने आपको फ़ोन करके कहा था कि आपका शो बुढ़ी औरतें बहुत देखती हैं, और मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों देखते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमने भारतीयों से भारतीय भाषा में बात करना बंद कर दिया है। हमने भारतीयों को ये बोलना शुरू कर दिया है कि नहीं, तुम देखो अमेरिका में ऐसा होता है, वेस्ट में होता है, तो तुम वैसी बात करो। और हर समय उनको एक ग्लानी, एक गिल्ट, एक ऐसे उसमें डाल दिया है कि आदमी थोड़ा झुका झुका, डरा डरा सा रहता है। इस फिल्म से अभिव्यक्ति मिली है, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैंने रियलाइज किया, वो मेरी और आपकी नहीं, हमारे पास तो कैमरे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच उस आम आदमी की है जिसकी कोई बात ही नहीं सुनता, उस कश्मीरी हिंदू की है जिसको हमने नंबरों में बांट दिया। इस फिल्म ने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा बड़ा सिलेक्टिव है हमारे देश में। अगर आप कश्मीरी हिंदुओं की बात करते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, वो सिनेमा भी नहीं है, वो मुद्दा भी नहीं है, मान ली। लेकिन अगर आप गुजरात दंगों की बात करते हैं या कोई और दूसरी ऐसी CAA की बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, मुद्दा भी है, सिनेमा भी है, किताब भी लिखी जाएगी, सब कुछ लिखा जाएगा। क्योंकि पिछले 50-60 साल से ऐसी एक रूपरेखा बनती चली गई थी। हमको ये सिखाया गया था कि ये सही है और ये गलत है। कभी इस बात को चुनने का मौका ही नहीं दिया कि हम अपने आप डिसाइड कर सकें कि क्या गलत है। आप एक ढर्रे पे चलें तो आप सही हैं, अगर आप उससे दूसरे ढर्रे पर गए तो आप गलत हैं, और हम सब भुगत चुके हैं इस बात को। मगर झूठ को एक्सपोज होने में टाइम लगता है शायद कभी कभी, मगर एक्सपोज हो रहा है
वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आप इससे पहले ट्वीट की बात कर रहे थे या ऐसे लोगों की बात कर रहे थे, अब वो कहाँ रहे? जिन्होंने 60 साल तक इस मुल्क पर राज किया था वो कहाँ गए? क्योंकि अपना एक दायरा होता है ना, कब तक वो कहाँ गए? क्यों ऐसा है कि आज की सरकार जो है, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों इतने पॉपुलर हैं? वो बिकॉज वो देश के बारे में सोचते हैं। क्यों नहीं आर्टिकल 370 का ये हुआ एब्रोगेशन इससे पहले? क्यों उस झूठ को बना के जिंदा रखा? क्यों स्पेशल स्टेटस दिया उन लोगों को? क्यों आज ये लोग भर भर के लोग देख रहे हैं फिल्म? बिकॉज उनको गिल्ट भी महसूस हो रही है कि हमारे देश में इतना बड़ा कांड हुआ था, इतने सारे लोग अपना घर छोड़ के निकल गए थे, इतने सारे लोगों की हत्या हुई थी, रेप हुए थे, और हमें पता ही नहीं है। तो अब जब पता लगना शुरू किया है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देम एंड दे आर गिल्टी ऑफ इट। विवेक, बॉलीवुड का एक अपना एक बिजनेस मॉडल होता है और बॉलीवुड का अपना एक नेक्सस भी होता है। बॉलीवुड, तो आपकी जो फिल्म है वो बॉलीवुड के पैरामीटर्स पर कहीं ठहरती नहीं है उनके हिसाब से। आपको ऐसा लगा कि एक बिजनेस मॉडल के तौर पर हर चीज जो होनी चाहिए थी वो आपकी फिल्म के साथ नहीं हुई, लेकिन जो ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी थी वो आपको मिल रही है। और अब धीरे 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 शायद ऐसा हम देखेंगे कि बॉलीवुड का नेक्सस भी टूटेगा और वो झुकेगा। टूटना भी चाहिए। कोई भी इमारत अगर मोहल्ले के जो गरीब वंचित लोग हैं उनको रहने का मौका नहीं दे, उस इमारत का ढहना ही बेटर है। और एक नई इमारत खड़ी करने के लिए पुरानी इमारत का गिरना भी जरूरी है। वो इस्टेब्लिशमेंट बन गया था, वो लोग रूल सेट करने लगे थे। मुझे बॉलीवुड से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो गुरुदत्त का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं तो विजय आनंद का इतना बड़ा फैन हूं, उन्हें भगवान मानता हूं अपना, राज कपूर साहब का। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी फिल्म का भी जब प्रीमियर हुआ तो रणधीर कपूर जी बड़े पूजनीय है, क्योंकि वो राज कपूर जी के बेटे हैं जिनने इतनी सर्विस की है। वो इतने बीमार हैं, उनके साथ 3 लोग चलते हैं नर्स के साथ। उनको मैंने जबरदस्ती फिल्म देखने बुलाया, सिर्फ उनको बुलाया फिल्म इंडस्ट्री से, और भी हमारे मित्र लोग थे। पर मैं आपको बताऊं, एक नया भारत का उदय हो रहा है। एक चीज मैं आपने दिखाई भी होगी अपनी चैनल में, फिर से मैं दिखाना चाहता हूं। सब लोग दुहाई देते हैं, अमेरिका में रेजोल्यूशंस लेके आते हैं कि सिएटल स्टेट ने बोल दिया कि भाई फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कहते हैं यहाँ 4G नहीं है, कहते हैं वॉशिंगटन टाइम्स में ये छपा है। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको, ये अमेरिका की सबसे ज्यादा डेमोक्रेट, लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है, रोड आइलैंड। जब वहां के डेमोक्रेट प्रेसिडेंट अपनी कैंपेन शुरू करते हैं, सबसे पहले यहां स्पीच देते हैं। लोगों ने इस गवर्नमेंट के लिए, इस लीडरशिप के लिए, हम लोग के लिए तरह तरह की बात बोली। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उसने ये फिल्म देखने के बाद क्या लिखा है जी। लंबा नहीं सुनाऊंगा, पर ये साइटेशन है जो उनके स्पीकर ऑफ द हाउस, दर्शकों के लिए देखिए स्क्रीन पर है वो, आप पढ़कर बता सकते हैं। यस, तो ये स्पीकर ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी लीडर ऑफ द हाउस और माइनॉरिटी मतलब डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और स्पीकर, तीनों ने, ये न्यूट्रल होते हैं स्पीकर, तीनों ने इसको साइन किया। उसमें लिखा है दैट इन रिकग्निशन ऑफ द कश्मीर फाइल्स डिटेलिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म बाय मेमोरियलाइजिंग द इवेंट्स ऑफ 1990 in which 500,000 मतलब 5 लाख Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs। मैं इस्लामिक गैंग्स वर्ड, ये एक सबसे डेमोक्रेट स्टेट ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ी डिक्टेट किया उन्हें। एंड फोर्स टू लिव एज रिफ्यूजीज, इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं, एक फिल्म की जो ताकत है, या तो भारत की इज्जत आगे ले जाने के काम की जा सकती है, या फिर एक ऐसी भी फिल्म बनाई जा सकती है जिसको बनाने के बाद सबसे प्राचीन मार्तन टेम्पल, उस फिल्म के बाद वहां के लोग उसको शैतान की गुफा बोलने लगे। फिल्म डैमेज भी कर सकती है हेरिटेज को और उसको खड़ा भी कर सकती है। आपने इस्लामिक गैंग्स की बात की और हम भी ये देखते आ रहे हैं कि ये जो कश्मीर है, इसकी जो समस्या जो बताई गई, इट वाज ऑल अबाउट मुस्लिम्स। और यासीन मलिक को एक जमाना था जब हमारे यहां यूथ आइकॉन माना गया। यासीन मलिक से भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बुलाकर मिलते थे, फोटो खींचती थी और उसको यूथ आइकॉन माना जाता था। ये सिर्फ ये थ्योरी पर कि वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय सेना कर रही है। तो ये आप सोचिए कि 360 डिग्री शिफ्ट है नैरेटिव का। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिनको मैं इंटेलेक्चुअल समझता था, जिनकी मैं बड़ी इज्जत भी करता था, मैं कहता ये बात देखो इनने बोली है, वो खड़े होके कि एक हमारी जर्नलिस्ट ने उन्होंने बोला था, तब मैं NDTV देखा करता था, वो 2-3 ही चैनल्स थी, तो उन्होंने बोला था कि कश्मीरी हिंदू जो हैं वो मुस्लिम का शोषण करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो हुआ, और छोड़ के एक झूठ बनाया था। और मैंने उस पर यकीन किया था। आज मुझे इतनी ग्लानी है इस बात की, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जब 1 ही 2 चैनल्स थी, अच्छा प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं
तो आप उस पर विश्वास करेंगे? भाई एक 17-18 साल का बच्चा प्रोफेसर की बात पे विश्वास करेगा, वो क्यों करेगा किसी और की? लेकिन आज लोगों को जो ये पिछले 5-6 साल में जो एक एम्पावरमेंट हुआ है, जो भारत के कोने कोने गांव-गांव के यूथ का, वो जा जाके ढूंढ रहा है सत्य क्या है और इनके मुंह पे तमाचे की तरह फेंक रहा है फैक्ट्स को और कहता तुमने हमसे झूठ बोला। ये फिल्म उसी भावना को बांध के कंसोलिडेट करके भारत के जो लोग हैं उनको यूनाइट कर रही है और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी अनुपम जी, आपने तो खुद इसको जिया है जी, और जी न्यूज़ पर हमने भी इसको लेकर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और एक प्रोग्राम में आप खुद हमारे साथ चलकर गए थे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अनुपम खेर इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, उनके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। उनका समय बहुत कीमती है और बहुत पैसा भी लेते हैं और अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए वो श्रीनगर तक गए और वहाँ उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम्स किए और कुछ नहीं लिया और कहा कि मैं अपना पूरा समय दूंगा कश्मीरी पंडितों के लिए। आज हम सब ने मिलकर जो कश्मीरी पंडितों के लिए किया है उसका एक छोटा सा अंश हम आपको दिखाते हैं। 19 जनवरी 1990 की वो रात कोई कश्मीरी पंडित नहीं भूल सकता। उस रात घाटी में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, कश्मीरी पंडितों कश्मीर से भाग जाओ। 23 मार्च 2003 की रात को सभी आतंकवादी सेना की वर्दी में नांदी मर्ग गांव पहुंचे और तलाशी लेने के नाम पर लोगों को बाहर निकालने लगे। इसके बाद आतंकवादियों ने 24 कश्मीरी पंडितों को एक कतार में बिठाकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इनमें 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। उस वक्त इस घटना की काफी निंदा की गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि घटना के 13 वर्ष बीत जाने के बावजूद नांदी मर्ग कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ में ना तो किसी ने आवाज उठाई है और ना ही किसी ने अवार्ड वापस किया है। संसद से लेकर सड़क तक सहनशीलता और असहनशीलता के मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। देश के कुछ बुद्धिजीवियों को असहनशीलता का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन देश हित की बात करने वाले ऐसे लोगों को अपने ही देश में पराये हो चुके कश्मीरी पंडितों की बेचैन जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ हम आज़ाद होने का दावा करें और दूसरी तरफ हमारे अपने कश्मीरी पंडित आज भी गुलामों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर रहें। इन दिनों देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखक, इतिहासकार, फिल्मकार और क्रांतिकारी पत्रकार देश में तथाकथित असहनशीलता के माहौल पर गहन चिंता का प्रदर्शन करने और अवार्ड वापसी की रस्म निभाने में व्यस्त हैं। लेकिन पिछले 25 वर्षों में सहनशीलता की मूर्ति बन चुके कश्मीरी पंडितों की अंतहीन पीड़ा पर कोई भी बुद्धिजीवी अपने आंसू बर्बाद नहीं करना चाहता। डीएनए में अब मैं आपको 19 जनवरी 1990 को हुई एक घटना के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। यह घटना भले ही आज से 26 साल पहले हुई हो, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा हैं। मैं बात कर रहा हूं कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें आज ही के दिन उनके अपने स्वर्ग से नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए अपने ही देश में शरणार्थी बनाकर छोड़ दिया गया था। आज हम आपको पिछले 70 वर्षों के दौरान फैलाई गई उस अंतर्राष्ट्रीय फेक न्यूज के बारे में बताएंगे जिसमें कश्मीर के मामले में भारत को एक खलनायक की तरह पेश किया जाता है और कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं के दर्द को वहां कोई जगह नहीं मिलती। जम्मू और कश्मीर पर ज्यादातर चर्चाएं उन अमेरिकी सांसदों द्वारा आयोजित की जा रही हैं जो पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं और जिन्हें कश्मीर के हिंदुओं का दर्द दिखाई नहीं देता, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखता नहीं। हमारे देश के विपक्षी नेता, बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगता है। लेकिन 1990 में धर्मनिरपेक्षता लंबी छुट्टी पर चली गई थी और सांप्रदायिकता फुल टाइम काम कर रही थी। कश्मीर में रहने वाले लाखों हिंदुओं को आज से 30 साल पहले कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, सिर्फ धर्म के आधार पर। लाखों कश्मीरी पंडितों के सामने सिर्फ 3 विकल्प रखे गए थे। पहला विकल्प ये कि वो इस्लाम कबूल कर लें, यानी हिंदू से मुसलमान बन जाएं। दूसरा ये कि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं, अपना घर बार सब भूल जाएं। और तीसरा ये कि वो मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो आपने देखा, हर साल हमने इस मुद्दे को आपके सामने उठाया है और हमने ये पूरी कोशिश की कि लोग इस मुद्दे को भूले नहीं। और आज ये शानदार टीम आज हमारे साथ है। विवेक, हैव यू अचीव्ड व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव?
मैं ऐसा कुछ अचीव करने निकला नहीं था। तो मैं, आप जितने साल से मुझे जानते हैं, मेरा भारत के लिए बहुत बहुत अटैचमेंट, क्योंकि मैंने इतना घूमा, बहुत अर्ली एज से मैं पूरा विश्व घूम रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ भारत से अच्छी सभ्यता कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन इसका इतना ज़्यादा खंडन किया गया, हमने भारत को बांट दिया, इतनी महान सभ्यता को क्वेश्चन कर करके हमने उसको बांट दिया। पर आप भी दूसरा पक्ष रखकर अवार्ड जीत सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत सकते थे, लिबरल कहलाए जा सकते थे, आधुनिक कहलाए जा सकते थे। मैंने अभी आपको ये दिखाया, इससे बड़ा अवार्ड क्या, जो महिलाएं, जो बच्चे मेरे से मिल रहे हैं, छोटे छोटे, आपके यहाँ में घुसा तो देखिए एग्जेक्टिव्स नहीं मिले मुझे, चौकीदार, ड्राइवर्स, उनने घेर लिया और वो बोल रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब नीचे से लोग एम्पावर होकर ऊपर आते हैं। अगर ये फिल्म भारत को जो अभी कर रही है, सबको जोड़ रही है, अगर ये जोड़ने का काम करेगी तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। उससे बड़ा मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बोलूँगा ये बिल्कुल झूठ लगेगा, खेर साहब है, मैं एक बार आपसे कभी फिगर्स या टर्नओवर कितना बिजनेस हुआ है लोग पूछे, मुझे अभी नहीं पता क्या हुआ है। मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ 24 घंटे, मैं और पल्लवी सो नहीं रहे, सिर्फ इसलिए मुझे लगता है दिस इज अवर चांस एंड लेट्स नॉट मिस इट। ये भारत के जन जन को देखनी चाहिए फिल्म, और देख रहे हैं। एक्चुअली कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा तो नॉन कश्मीरी पंडित देख रहे हैं इस फिल्म को। तो आई थिंक दैट वे इट्स एन अचीवमेंट। और आज मैंने इसका ओपनिंग किया डीएनए का, इससे बड़ा मेरे लिए कोई अचीवमेंट भी नहीं हो सकता है। अरे थैंक यू सो मच। पर मैंने ये सुना कि जब आप फिल्म प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा के शो में जाना चाहते थे तो उन्होंने आपको बुलाया नहीं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कपिल शर्मा को आइसोलेट करके नहीं बोलूंगा। ये सारी रियलिटी शोज का है, वो स्टार बेस्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मुझे बहुत 1-1.5 महीने से लोग मुझे बहुत वो कह रहे थे कि आप कश्मीर क्या कपिल क्या क्यों नहीं जाते, कपिल क्या नहीं जाते, ये चॉइस मेरी है कि मैं जहां जा। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा कि भाई ये चॉइस उनकी है, और मुझे ऑफिशियल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जी स्टूडियोज, वहाँ उन्होंने ऑफिशियल मेरे बताया है कि उन्होंने बोल दिया, शायद खेर साहब बिजी थे, उन्होंने बोल दिया कि इसमें आपके में कोई ऐसे कमर्शियल स्टार्स नहीं है। तो मुझे दुख ये भी होता है कि कश्मीर से बड़ा स्टार क्या है? अगर आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, उससे बड़ी चीज़ क्या है? अब हम लोगों को थोड़ा ना ये स्टार नॉन स्टार की बजाय कई बार देश की भी समस्याओं को उसी लेवल पे लाके खड़ा करना चाहिए जो हम एक्टर्स को लाके खड़ा कर देते हैं, सिंगर्स को, सेलिब्रिटीज़ को। मेरे को देश की अच्छी बातें, देश के ज़मीन से उगे हुए लोग, उनको भी अब स्टार्स बनाने का वक्त आया है। लेकिन अनुपम जी, कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अब आप सिनेमा हॉल्स को नफरत से भर रहे हैं। देखिए वो कुछ लोग जो है ना, वो तो पूरी जिंदगी यही कुछ बोलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं, हम करने वालों में हैं। ये एक फैशनेबल हो गया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल से आया है वो एक खास किस्म का आदमी है या औरत है। जो नेशनलिस्टिक बात करते हैं ये बोरिंग लोग हैं। जो पेट्रियाटिक लोग हैं इनको कुछ समझ में नहीं आता। हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हम बड़े हैपनिंग कूल किस्म के लोग हैं। मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूँ और मैं शिमला में रहता था, वेस्टर्न कमांड वहाँ का जो था वो सेंटर था मिलिट्री का। मुझे तो यही सिखाया गया, 62 के वॉर में हमको बोला गया था कि देश के प्रति बात करनी है, 65 के वॉर में, 71 के वॉर में। तो मैं तो बड़ा यही हुआ और मुझे लगता है कि मेरी खासियत ये है कि मैं देशभक्त हूँ। अब उस खासियत को मैं कैसे हटा दूँ कि भाई जो देशभक्त होना आजकल ठीक नहीं है। वो चल रहा है थिएटर में, क्या यार, पिक्चर से पहले झंडा फहरा देते हैं, जनगण मन गाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ ये मेरी पहचान है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरे नाम के बाद नेशनलिटी लिखा हुआ है, धर्म थोड़ा लिखा हुआ है। तो अगर मेरी पहचान ये है तो मैं उस पहचान को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे पूरी दुनिया से पंगा लेना पड़े। आप मुझे ये बता रहे हो कि हिंदुस्तानी होना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तानी होना वो सब है जो मैं आपको बताया है जी। तो हाउ कैन आई सॉर्ट ऑफ, मैं घर पे तो आके दाल रोटी ही खाता हूँ ना। चलो बाहर जाके मैं चाइनीज खा लूँ, फिर इटालियन खा लूँ, पर मैं घर पे तो वही खाता हूँ। अब मेरी परवरिश हिंदू की तरह हो, या सुबह उठ के मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, या मैं पूजा करता हूँ, या ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोची, ये मुझे सिखाया गया है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे बोला गया कि आप ये पहनो, पर मैं ये भी पहनता हूँ और मैं अंदर ताबीज भी पहनता हूँ, क्योंकि ये किसी पीर फकीर ने मेरी माँ को दिया है। मुझे मेरे माता पिता जब मुझे घर से लेके जाते थे तो रास्ते में जो भी पूजा का स्थान आता था वहां सब जगह नतमस्तक होते थे हम। तो आप मुझसे मेरी भारतीयता छीनने की कोशिश मत करिए, जस्ट बिकॉज यू वांट मी टू बी पार्ट ऑफ योर कूल गैंग। टू बी ऑनेस्ट इज कूल, टू बी नेशनलिस्टिक इज कूल, टू बी पेट्रियाटिक इज कूल, टू बी ऑन टाइम इज कूल, एंड टू वेयर
दिस काइंड ऑफ अ जैकेट इज कूल ऑल्सो। सो ये कूलनेस की भाषा आज की जनरेशन जो है समझने लगी है। विवेक, मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप, समाज ने आपको जहां पहुंचाया, आप वापस समाज को वहां से पहुंचकर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए वापस पे बैक कर रहे हैं। इट्स योर पे बैक टाइम। और बहुत सारे स्टार्स हमने ऐसे देखे जो समाज से लेते तो हैं, स्टार बन जाते हैं, लेकिन पे बैक नहीं करते। तो अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसका आप नायक हैं। मैं जी। एक ही दो ही लाइन बोलूंगा हाँ। कि हर सवालो जवाब यही होगा, हर हिसाबो किताब यही होगा। थैंक यू सो मच। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, बहुत तरक्की करेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। और आपने जो डीएनए के मंच पर आज डीएनए को ओपन किया, डीएनए के दर्शकों को मुझे लगता है बहुत पसंद आया। ऐसे क्या हो तो और अच्छा किया, लोग याद करेंगे। यू कुड बी अ गुड टेलीविजन एंकर आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज अ सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर, एक्जेक्टली लाइक जनगणमन ऑफ इंडिया। कि मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध कर। तो विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर इस समय हमारे साथ थे और आपने देखा वो आपसे कुछ कहना चाहते थे। डीएनए का मंच, क्योंकि हम वर्षों से हर साल इस विषय को आपके सामने रखते आए हैं और ये विषय जो है कश्मीरी पंडितों का, उनके पलायन का, ये हमारे दिल के बहुत करीब है और हम जानते हैं आपके दिल के भी बहुत करीब है। और इसीलिए विवेक अग्निहोत्री को और अनुपम खेर को हम यहाँ स्टूडियो में लेकर आए और आपके साथ सीधे उनकी हमने मुलाकात कराई। पिछले 3 दशकों में हमारे देश में किसी ने इस नरसंहार पर फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की और आज जब ये कोशिश हुई है तो इस पर हमारे देश में राजनीति हो रही है। और आप देखिए, ये बड़े दुख की बात है, कांग्रेस पार्टी ने आज ये आरोप लगाया है कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के समय देश में वीपी सिंह की सरकार का गठन हुआ था, जिसे बीजेपी ने अपना समर्थन दिया था। इसका मतलब वो ये कह रही है कि इसमें बीजेपी का समर्थन था, बीजेपी का हाथ था। इसके अलावा उस जमाने में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन हुआ करते थे, जो कांग्रेस कहती है कि आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि सच्चाई यह है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने की साजिश 1986 में ही हो गई थी, जब वहां पर दंगे हुए थे और तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कई बार मदद मांगी थी। आज इस पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, पूरे देश को आज सुनना चाहिए। People were threatened, you will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका, नहीं that didn't happen, डिनायल, आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए। इवन नाउ, ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से, उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। जेएनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके, जो सेपरेटिस्ट है, और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा, अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया? तो आप देखिए, उस जमाने में यासीन मलिक की बात हो रही है। यासीन मलिक एक आतंकवादी है और यासीन मलिक को यूथ आइकॉन की तरह पेश किया जाता था इस देश में और कहा जाता था कि वो कश्मीर के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और
इस आतंकवादी से उस जमाने में यूपीए के प्रधानमंत्री, यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह हाथ मिलाया करते थे, तस्वीरें खिंचवाया करते थे। ये वो आतंकवादी है जिसके हाथों में खून लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या क्या हुआ है, और अगर हमारे जैसा मीडिया ना होता और अगर हम लोग उस समय भी इसके बारे में आवाज ना उठाते तो शायद आज यासीन मलिक को न जाने और कितने बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके होते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.